जब ये खबर कंफर्म हुई कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है तो कहा गया कि करीब 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह चौंकाते हुए पीएम मोदी ने कल के कैबिनेट विस्तार में 22 नहीं 43 मंत्रियों को शपथ वहां हुई उनकी 43 मंत्रियों को शामिल किया, जिनमें 36 नए हैं। विस्तार से पहले कैबिनेट में 53 मंत्री थे, अब ये संख्या बढ़कर 77 हो गई है और इसीलिए कैबिनेट भारी भरकम होने के साथ साथ लोगों की उम्मीद जताता हुआ भी दिख रहा है। आज उन्हीं उम्मीदों को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने नए मंत्रियों के साथ मोदी सरकार अब आगे बढ़ने का एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर रही है। कुछ मंत्री तो आते ही एक्शन में दिखने लगे, जैसे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। कामकाज संभालते ही ट्विटर को चेतावनी दी। मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है ताकि वो अपने कामकाज को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। थोड़ी देर में आज मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर कि क्या कैबिनेट विस्तार से मोदी सरकार को और धार मिलेगी, रफ्तार उसकी बढ़ेगी। और मैं चाहती हूं कि पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद सारे खास मेहमानों से आज इसी पर चर्चा। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। I don't think there's any challenge if you are on the side of the truth. इस मंत्रालय की बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारी है, देश की जो हमारी आर्थिक जो उन्नति है उसको आगे करने की। वो प्रधानमंत्री का परिधि में आता है, वो अच्छे दृष्टिकोण से ही बनाए होंगे। मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना। मंत्री बनने के बाद आज बारी थी नया मंत्रालय संभालने की। सुबह से बारी बारी से नए मंत्रियों ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नया चार्ज लिया। कामकाज संभालने के बाद मंत्रियों ने नई ऊर्जा के साथ काम करने का भरोसा दिया। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही दिन ट्विटर को संकेत भी दे दिया। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। मोदी सरकार के विस्तार पर कांग्रेस की भी नजर है। लबोलबाब ये है कि श्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार नहीं चला सकते। ये जो सेवानिवृत्त बाबूशाही है यही सरकार चला सकती है। और दूसरा कुछ जो भगौड़े हैं मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, दलितों को बहुत से मिनिस्टर बना रहे हैं, बैकवर्ड्स को बना रहे हैं, छोटे मोटे कम्युनिटीज को बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब बना रहे? अब चुनाव आए हैं, चुनाव के दृष्टिकोण में ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार बिहार में जेडीयू के लिए नई मुसीबत बन गया है। सिर्फ एक मंत्री पद मिलने के बाद जेडीयू में नाराजगी की खबरें हैं। नीतीश कुमार ने अभी तक आरसीपी सिंह को मंत्री बनने की बधाई नहीं दी है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की दुविधा समझी जा सकती है कि ना वो खुशी प्रकट कर पा रहे हैं, ना दुख जता पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सांसद नाराज हैं और जेडीयू के अंदर विद्रोह है। बीजेपी ने पूरा गेम प्लान सेट कर दिया है, जेडीयू में आग लगा दी है। आने वाले दिनों में जेडीयू को बीजेपी तहस नहस करेगी। नहीं, पार्टी में कोई नाराजगी है ऐसा मुझको नहीं लगता है और नाराज होने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बने हैं, इसमें नाराज होने का कहाँ, और खुशी की बात है। इस बीच पीएम मोदी ने मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि वो मंत्रालय के कामकाज को समझें और परफॉर्मेंस पर जोर दें। और
और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे अब आपका तारुफ करवा देती हूँ। गुरदीप सफल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गुरदीप साहब, स्वागत है आपका। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। स्वागत है राजीव जी आपका। राजीव राय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव उनियाल आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आपका भी संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। और मृत्युंजय जी, आपका भी स्वागत है। हालांकि मृत्युंजय जी का फ़ोन अभी कट गया है, मुझे ये जानकारी मिल रही है, जल्दी हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन सफल साहब, फर्स्ट कमेंट, पहला रिएक्शन, हक आपको। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से मैं सारे नए मंत्रियों को बधाई दूंगा। उनको नई जिम्मेदारी मिली है और उम्मीद करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे। लेकिन सच ये है कि पिछले 7 सालों में मोदी जी ने जिस तरह से सरकार चलाई है, उसमें मंत्रियों का कोई बहुत रोल रहा नहीं है। वो एक कठपुतली की तरह अपना चलाते हैं सरकार, और यहाँ पे शतरंज के मोहरों की तरह जनता को दिखा रहे हैं कि मैंने नए मंत्री बनाए हैं। पर हो सकता है कि अब जिस तरह से इकोनॉमी की हालत हो गई है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड में फेलियर हुआ है, लगातार किसान के मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उन्हें अपनी लिमिटेशन का एहसास हुआ है और कुछ मंत्रियों को और जिम्मेदारी देंगे। और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि ये मंत्री क्या काम कर रहे हैं, क्या वो महंगाई पे काबू पाने के लिए कुछ करेंगे। अब आज ही देखिए, आज की खबर है, आज की खबर यह है कि फ्रांस में केन्स एनर्जी ने भारत की 20 प्रॉपर्टीज कुर्क करने का आदेश फ्रांस की कोर्ट से ले लिया है और 5.25 लाख करोड़ की भारत की प्रॉपर्टी को वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा है। अब देखेंगे नए नागरिक उड्डयन मंत्री इसको कैसे सॉल्व करते हैं, विदेश मंत्री कैसे सॉल्व करते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी कांग्रेस की तरफ से शुभेच्छा है इन मंत्रियों के लिए कि कृपया करके कैबिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग को दोबारा रिवाइव कीजिए, ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाहों के दम पे सरकार को चलने का विरोध कीजिए और उन अधिकारों का प्रयोग कीजिए जो संविधान आपको देता है। ओके, राजीव रंजन जी, क्या जवाब है आपके पास इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है मंत्रिपरिषद में किनको शामिल करना है और किन्हें क्या दिया जाना चाहिए। जहां तक घटक दलों की सहमति का सवाल है, तो निसंदेह ये मंथन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सबों से विचार विमर्श के बाद इस मंत्रिपरिषद को आखिरी शक्ल दी गई है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि घटक दलों को शामिल करने के साथ साथ जो इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रों की जो भूमिका है वो बेहद अहम है और उसका कहीं ना कहीं समाधान हर नेता को ढूंढना पड़ता है। अब इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, प्रतिपक्ष क्या कहता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि इसमें कई बार काबिलियत पीछे जाती है और केवल प्रतिनिधित्व के नाम पर कई चेहरे भी आते हैं। लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो या वो नॉन इंडियन जो यूपीए सरकार जो जनता पार्टी या जनता दल की भी बनी, तो कई अपवाद ऐसे हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये संतुलित विस्तार है, सिवाय इसके कि एक जाति जो बराबर इनके साथ खड़ी रही, जो भारतीय जनता पार्टी के आरंभ से लेकर उनके पूर्व के भी पैतृक संगठन के साथ जो कायस्थों की कुर्बानियां हैं, जो उनका योगदान है, उसको कहीं ना कहीं यथोचित सम्मान नहीं मिला है। अच्छा, आप नाराज हैं? जेडीयू नाराज है? नहीं, मैं घटक जेडीयू के तरफ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार। अरे नहीं सर, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के, तो आप जो कहेंगे। हाँ, मैंने लेकिन आपको कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार, आपके व्यक्तिगत विचार हैं। जेडीयू के आप प्रवक्ता हैं और आपका दिल आज बड़ा उदास है क्योंकि कायस्थ को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, ठीक है? निसंदेह। और मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि जिस जाति ने इस देश को लोकनायक जयप्रकाश नारायण दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, जिस जाति ने इस देश को राज बिहारी बोस से लेकर खुदीराम बोस दिया है, मैं इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कायस्थ का वहां होना ज्यादा महत्वपूर्ण था, जेडीयू का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो वो महत्वपूर्ण नहीं था। आरसीपी सिंह का वहां पर जाना वो आपको इतना खुश नहीं कर रहा है जितना दुखी कर रहा है किसी कायस्थ के सम्मिलित ना होने से, है ना? मेरे स्टैंड को 2 हिस्से में बांट लीजिए। पार्टी स्टैंड ये है कि आरसीपी सिंह पार्टी के पसंद थे, उन्होंने पार्टी की अगुवाई की है, उनको मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है। राजीव रंजन जो एक निष्पक्ष नहीं, पर आप तो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए ना राजीव जी।
जी मैंने आपको कहा आपकी अनुमति से ये मेरे व्यक्तिगत विचार कहाँ, अभी व्यक्तिगत विचार कहाँ? काश मैं आपके साथ 1-on-1 कर रही होती तो व्यक्तिगत विचार हो सकता था, लेकिन मृत्युंजय जी आज तो राजीव रंजन की बात ने आपको थोड़ा तो सुकून पहुंचा दिया होगा, चेहरे पर मुस्कान ला दी होगी। हालांकि आपके चेहरे की चमक ऐसी है कि मुझे वो दांतों वाली चमक दिख नहीं पाई। नहीं देखिए रूबिका जी, हम जितने मंत्रिमंडल में नेताओं ने मंत्रिपरिषद में शपथ ली है सबको शुभकामना देते हैं, लेकिन एक सवाल जो बिहार की जनता के जेहन में है, आप लोगों के भी जेहन में है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने जिले अपने जाति से ऊपर नहीं उठ पाए। आखिरकार एक मंत्री का पद उनको स्वीकार करना पड़ा, बीजेपी के सामने घुटने टेके और आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन वो सिर्फ अपने ही जिले के अपने जाति के आरसीपी सिंह जी को मंत्री बनाए, बाकी सब लोगों की चर्चा होती रही। संसदीय दल के नेता थे श्री ललन सिंह जी, बाकी अति पिछड़े समाज के कई नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन सबका छुट्टी हो गया और एकमात्र जो मंत्रिपरिषद में जगह मिली उनको जगह दी गई जो नीतीश कुमार जी के ही जाति के हैं, उनके जिले के हैं। तो ये बात अब जनता के सामने और राजीव रंजन जी आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, तो जो 43 मंत्रियों ने कल शपथ ली या नेताओं ने जो मंत्री पद की शपथ ली है उसमें सारे के सारे बिहार के होते तो आज थोड़ा बेहतर होता संजीव उनियाल जी, और फिर उसमें भी एक विशेष जाति के होते तो बात अलग होती। मुझे हम रूबिका आज जो सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को सामने आना चाहिए, जेडीयू से जो मंत्री बने हैं उनके बारे में हमने कही कि आदरणीय नीतीश कुमार जी एक्सपोज हो गए। आखिर मुख्यमंत्री भी उसी जाति का, केंद्रीय मंत्री परिषद में उसी जाति का, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी जाति का और डीएम एसपी भी उसी जाति का। ये हो क्या रहा है? और जातिवाद करने का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। आज मुंह खोले राजीव रंजन जी के सामने आपको जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजीव उनियाल साहब के पास जाऊंगा। हाँ संजीव उनियाल साहब एक सेकंड, क्योंकि अभी सीधा आरोप लग गया है राजीव रंजन जी के ऊपर। राजनीति तो जेडीयू का आप लोग जात पात से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं, देश की बात तो रह गई फिर पीछे। के ऊपर की बात जी आपकी बात अगर हो गई तो मैं अपनी बात कह दूं, आपकी बात हो गई तो मैं अपनी बात सवाल पूछ रहे हैं इसलिए जवाब दे रहे हैं। नहीं ये देखिए सबसे पहली बात तो ये रूबिका जी, मैंने विनम्रता पूर्वक, आप जानती हैं मैं स्टूडियो बहस में कभी भी अनावश्यक कोई टिप्पणी दर्ज नहीं करती। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से तो कोई कायस्थ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ ही नहीं है, इसलिए हिस्सेदारी मांगने का सवाल जनता दल यूनाइटेड तो कायस्थ मिनिस्टर की बात तो कही नहीं सकती है। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि था वो उन्होंने चुना, उनको दिया। अब मैंने जो बातें कही है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। मैंने एक व्यथा को सामने रखा है कि जो जाति कभी भी जातिगत प्रतिबद्धता से ऊपर नहीं। राजीव जी मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी में कोई कायस्थ चेहरा नहीं था, सारी जिम्मेदारी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थोप रहे हैं। राजीव रंजन, अजय आलोक हैं, आप लोगों को आगे कर देते। तो नीतीश कुमार जो काम नहीं कर पाए वो आप क्यों चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें? वो कर देते ना आगे, या फिर ये कह दीजिए कि नीतीश कुमार की चली ही नहीं। देखिए सबसे पहली बात है रूबिका जी, इस बहस को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कई बार एक औपचारिक तरीके से हम लोग शुरू करते हैं तो कई बार ऐसी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आज इस तंत्र में ये चिंता का विषय है। योग्यता, मेधा, क्षमता, राजीव ये सवाल केवल डिक्शनरीज में रहेंगे या इनका मैं आपको दिक्कत में नहीं डालना चाहूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि आप लगातार भाई हमारी डिबेट में आते हैं। आप नहीं दिक्कत हो जाएगी तो आप मुझे बताइए ना फिर कि नीतीश कुमार ने कायस्थ को नहीं चुना, ये तो नीतीश कुमार की गलती ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहाँ गलती हुई? मैं तो इस देश के मुखिया से पूछ रहा हूँ ना, आप अपने पार्टी के मुखिया से क्यों नहीं पूछ रहे? हमारी पार्टी की भूमिका एक सहयोगी दल के रूप में एक सदस्य देने की है। अगर उन्हें एक पद का कोटा दिया गया
वो कोटा भरा गया। मैंने एक सवाल इसलिए रखा, ये इस सिस्टम से सवाल है हमारा, वो कोटा एक कायस को आगे रख के, क्योंकि आपके दिल की व्यथा है भाई, उस कायस को आगे रख के कर देते, बात खत्म हो जाती। आप कह रहे नहीं पार्टी तो नहीं कर पाई, लेकिन पीएम को कर देना चाहिए था। वैसे रविशंकर प्रसाद कायस थे, ये चोट तो आपको नहीं कहीं गहरी लग गई है? रविशंकर जी का मूल्यांकन तो आप कार्य के आधार पर कर सकते हैं, उन्होंने काम किया नहीं किया, आपके पास विकल्प हो सकते हैं। और मुझे लगता है ये प्रतिनिधित्व देने का काम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी का है, और उन्हें जरूर ये देखना चाहिए था कि जनरल से लेकर आज तक नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए, उन्होंने किसी तरह की कोई जिरा भी नहीं की, उन्होंने ये बात समझने की और समझाने की कोशिश भी नहीं की। मृत्युंजय जी अब रुक जाइए, आप थोड़ा सा रुक जाइए। आप, मुझे पता है आज आप बड़े एक्साइटेड होंगे, तो जिस तरीके से राजनीति फिर से दिख गई ना, पलटी मारे राजनीति। कैसे पलटी मार? 2019 में क्या कहा था कि एक सांकेतिक रूप से मिल रहा था, हमने नहीं लिया। जितने संख्या में 17 सांसद बीजेपी के बिहार से हैं, जितने संख्या में बीजेपी को मंत्री पद मिला है, 16 सांसद जेडीयू के हैं, उतनी संख्या में जेडीयू को भी मिलना चाहिए। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कही थी। आज क्या हुआ? परिस्थितियां वही है। आपकी जो जेडीयू को लेकर चिंताएं होती है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि अंदर खाने आप भी किसी तरह का कुछ बातचीत वहां पर नहीं चल रही है। इतने आप जेडीयू की चिंता नहीं है, अंदर से व्यतीत आप जब दिखते हैं। पलटी मार राजनीति पर मैं आप राजीव रंजन से सवाल का जवाब लूं, उससे पहले संजीव उनियाल और राजीव राय साहब दोनों हैं, पहले मैं उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ और उसके बाद संजीव उनियाल साहब, कैसे बदलेगी देश की तकदीर? 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वाकई रूबिका कुछ नए चेहरे सम्मिलित कर दिए गए हैं। इससे जो सवाल सरकार पर कोरोना काल में खड़ा हो रहा था, वो सब बेहतर हो जाएगा। इससे तो रूबिका, इससे तो ये पता लगता है कि कितनी डेप्थ है इस पर्टिकुलर पार्टी में, स्कूल ऑफ थॉट में, जो लगभग आप देखिए कि 12 डेयरिंग, आप इतने जबरदस्त मिनिस्टर्स जिनका कद टॉवरिंग कद है, जिसका दर्द एक यहाँ के अभी आपके पैनलिस्ट के रूप में भी निकल कर आया। ये लोग जाति से, क्षेत्र से ऊपर निकल के वो विजन नहीं देखते कि एक मोदी जी का स्कूल ऑफ थॉट का कितना बड़ा विजन है। इन्होंने ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देते थे, या जिनको कि डायसेक्शनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली अगर सोसाइटी को हम बाइफरकेट करें तो उसमें से हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को, हर फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को छांट कर दोबारा से उस मंत्रिमंडल में लाए। और शायद जिन लोगों की बात ये करते हैं, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी की या हर्षवर्धन जी की या जावड़ेकर जी की, तो हो सकता है कि संगठन युक्त ये पार्टी है, ये संगठन में विश्वास रखती है, क्योंकि 94 ईयर से स्कूल ऑफ थॉट से जनसंघ की तो आयु ज्यादा नहीं है। नहीं। अगर उस पार्टी तो का आप देखें फोर फ्रंट, तो उसके बीच में उसके यूरिया फर्टिलाइजर मंत्रालय में परफॉर्म नहीं कर पाए, वो संगठन में परफॉर्म कर देंगे कैसे? नहीं, मुझे समझाइए ना कैसे। ये तो आप कह सकते हैं कि सम्मानजनक एग्जिट और विदाई हो सकती है। भाई मंत्री ने काम नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड में उनके बड़े बड़े शून्य और अंडे लिखे, और इसीलिए उनको कहा कि चलिए पैक योर बैग्स एंड गो। नहीं, देखिए रूबिका, ये एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है कि इन्होंने काम, अरे अब आप चुप रहिए, ये इतनी देर बोल चुके, अब आप थोड़ा 2 मिनट सब्र रखिए। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी जबरदस्त चेंजेस आए, उस चेंजेस में मुझे कई बार रूबिका इनको चुप कराइए, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे क्रिकेट की टीम ऑस्ट्रेलिया की होती थी, जितने 11 प्लेयर 20 साल पहले मैदान में खेला करते थे, 11 प्लेयर उनके बेंच पर बैठा करते थे और अगले मैच में पूरी की पूरी टीम को जॉन्टी रॉड्स एंड कंपनी को बदल के नई टीम आ जाया करती थी और वो फिर दोबारा से हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को हरा देती थी। तो ऐसी टीम वो जब भी बन सकती है जब इस तरह का समर्पण एक झटके में इतने सारे लोगों को कहकर, यहां तो इतने सारे लोग हैं जो कहते नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, राजीव अब एक झटके में उन सब लोगों ने एक निर्देश पर छोड़ देना, और हो सकता है कि संगठन के लिए बड़े यूजफुल हो। और रूबिका, आपके बात का मैं सवाल देना चाहता हूँ, रूबिका आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है रूबिका, राजीव राय मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं पता तो कर लें। हाँ रूबिका एक सेकंड, रूबिका एक सेकंड, रूबिका एक सेकंड मेरे को जवाब पूरा करने दीजिए। वो आपकी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि अगर किसी पार्टी में
ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, अब ये प्रश्न चिन्ह भी है कि वो सक्सेसफुल है या संगठन के लिए यूजफुल है। हो सकता है संगठन के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है कि पैरेलल टीम एग्रेसिव स्टेप, ये अपने आप में बताता है कि 2024 में दोबारा से ये सरकार आने वाली है। सवाल पर बात नहीं की है, मैंने ये कहा कि सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। और आपका ओपिनियन क्या है? जाति के सवाल पर आप भड़कते हैं। इस देश की राजनीति में जो भी चेहरे तय होते हैं, चाहे वो टिकट देने के लिए या मंत्री परिषद में, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि जातीय पृष्ठभूमि ज्यादा अहम है। उसके बगैर कोई सवाल नहीं उठता है। और अपना ज्ञान जबरदस्ती हम लोगों को मत पिलाने की कोशिश कीजिए। आपसे कम ज्ञान और अनुभव हम लोगों को नहीं है। और न मुझे रविशंकर प्रसाद से मतलब है, न आपके किसी अन्य मंत्री से मतलब है। मैंने एक समुदाय की भागीदारी का सवाल उठाया है और मजबूती से उठाऊंगा। देखिए, चूंकि आप व्यक्तिगत राय रख रहे थे, तो मैं भी आप एक व्यक्तिगत टिप्पणी कर देती हूँ। संजीव बुनियाल साहब, एक सेकंड रुकिए। तो फिर कल को तो ये हो जाएगा कि चूंकि तिवारी जी तिवारी हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं तिवारी ही तिवारी हो। राजीव राय साहब कहेंगे कि नहीं भाई, जितने भी राय हैं उन्हीं की राय मैं आगे रखूंगा। और सप्पल साहब कहेंगे कि जिसने बांधी पगड़ी उसी के सर पर पगड़ी बंधेगी मंत्रियों की। रूबिका लियाकत कहेगी कि भाई कहाँ है सारे मुसलमानों को जो है आप आगे कर दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा सर? देश को आगे बढ़ाने के लिए आप जात पात में कैसे अटक सकते हैं? एक सेकेंड, हम लोग भटक रहे हैं, हम दिशा से भटक रहे हैं। वो आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी और इसीलिए मैंने व्यक्तिगत राय दी। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो 30 सेकंड मैंने सवाल नहीं पूछा है, मैंने टिप्पणी की है। और इसीलिए बिल्कुल बिगिनिंग में मैं कह चुकी थी कि चूंकि आपकी व्यक्तिगत राय है तो मेरी एक व्यक्तिगत टिप्पणी सुन लीजिए। राजीव राय जी, उन्होंने अब मुझे याद दिलाया कि भाई मैं भी प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। राय साहब, आपकी राय। अगर ये कैबिनेट पर बहस होती जो शुरू हुई थी जातियों पर खत्म हो गई हो तो मेरा ओपनिंग राय ये है कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल का विस्तार अपने आप को एक्सपोज कर गया, और इतने एक्सपोज कर गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मतलब राजनीतिक विश्लेषण आदर के साथ कर रहा हूँ, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, राजनीतिक विश्लेषण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने जोश में आ गए साबित करने के लिए कि अपने सहयोगी दल के ऊपर ही सवाल उठाने लगे। रूबिका जी, बात पते पे आते हैं। कहा जाता ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहे थे। जब गाड़ी के इंजन, ब्रेक, स्टीयरिंग सब फेल हो तो बाद में बोगियों को बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ लॉजिकल बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उम्मीद करता हूं कि सवाल आप वहीं से उठाएंगी। जिस देश के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रोजगार मंत्री, कानून मंत्री, उद्योग मंत्री सारे बदल गए, वो सरकार जो पूरे दुनिया में गुरु बनने का दावा कर रही थी कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है, कोरोना का इससे बेहतर मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, विश्व गुरु बन गए हैं मोदी जी। दो घटना की तरफ याद दिलाना चाहूंगा। अगर कोरोना का इतना अच्छा मैनेजमेंट हो गया था तो हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाना पड़ा? और उत्तर प्रदेश में योगी जी के जो कोरोना मैनेजमेंट के खिलाफ जिस सांसद ने धरने पर बैठ गया, विरोध पर व्यक्त किया, उसको मंत्री क्यों बनाना पड़ा? तो ये अपने आप एक्सपोज कर गए कि या तो आप गलत कर रहे हैं या उसने गलत किए थे। ये तो आपको खुश करना चाहिए। ये तो खुश करने वाली बात है ना कि जो चीज नहीं हो पा रही थी, ये बात तो सच है कि शिक्षा को लेकर कुछ नए इनोवेशंस की सख्त जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। निशंक की तबीयत खराब थी, पोस्ट कोरोना उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी और इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रविशंकर प्रसाद, आईटी में कुछ बहुत बड़े इनोवेशंस की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। ट्विटर से जबरदस्ती का वो विवाद, बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर आप आ जाइए बाकी दूसरे मंत्रालयों पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया उनको टाटा बाय बाय। तो ये तो बहुत ईमानदारी के साथ लिया गया एक कदम हो सकता है ना। रूबिका जी निवेदन है, बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। बात 30 सेकंड सर। उनियाल साहब 1 सेकंड, 30 सेकंड राय साहब, और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ और सपल साहब फिर आपके पास। हाँ, 30 सेकंड राय साहब। रूबिका जी, खुश होने की बात तो परफॉर्मेंस पर आएगी। हमने नए स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट देख लिया है कि महात्मा गांधी फादर, नेशन इज फादर ऑफ महात्मा गांधी, बहुत सारे उनके ट्वीट कल से चल रहे हैं, तो बाद में आएगी ना। और खुश क्यों हूँ?
खुश उस प्रधानमंत्री के कार्यकलापों पर हूं जो अपने सीना ठोकते रहे, लाशें बहती रहे, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं, लोग मरते रहे और वो दुनिया में विश्व गुरु का दावा करते रहे। उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जब विश्व गुरु का दावा कर रहे थे तो आज माफी मांगने देते नहीं, बोलने दीजिए। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, तो ये टॉपिक है, ऑब्वियसली दिस इज अ टॉपिक, ये विषय पर है। नहीं प्रधान रुबिका जी, प्रधानमंत्री राय साहब मेरी बात सुनिए ना। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, आप बेहतर समझेंगे। आप मुखिया हैं? नहीं आप नहीं, अखिलेश यादव मुखिया हैं। अगर कल को राजीव राय कुछ गलती करते हैं और राजीव राय को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है अपने पद से हटाने के बाद, तो क्या कहूं मैं कि वो अखिलेश यादव हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं, वो हैं जो गलत आदमी हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए? आप मेरी बात को दूसरे तरीके पे ले जा रहे हैं। जिन्होंने गलत मैं कुछ और कहना चाहता हूं। नहीं भाई, जो मंत्रालय सौंपा वो मंत्रालय में काम नहीं हुआ तो उनको हटा दिया। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड नथिंग एल्स। सर आप जवाब दीजिएगा। राय साहब पहले आप ही राय दे दीजिए। सप्पल साहब रुकिए, राय साहब आज क्यों कर रहे हैं मुझे? मैं आप ही के बात से आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, आज क्यों राय साहब की तरफ से आ रहा है? राय साहब 30 सेकंड। आप ही के बात से आगे बढ़ा रहा हूँ। जी 30 सेकंड में बोल रहा हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। सारे नालायक मंत्रियों को उन्होंने निकाल दिया, निकम्मे नान फॉर्मेट मंत्रियों को उन्होंने निकाल दिया। प्रधानमंत्री जी से एक सीधा सवाल है, कोरोना 1 में भी यही मंत्री थे और जब यही मंत्री नॉन परफॉर्मिंग थे तो लाशों को गिनने के लिए या कफन की चोरी करने के लिए उन्होंने इनको रखा था? सीधी से सवाल है। कोरोना 1 में जो व्यक्ति विधायकों को खरीद रहा था, तोड़ रहा था, सरकार बनाने के लिए उसको इनाम दिया जा रहा है, और जो सारे मंत्री, सारे सांसद जो कोरोना काल में कहीं नहीं दिखाई दिए, उनको मंत्री बनाकर क्या संदेश दिया जा रहा है? जिस स्वास्थ्य मंत्री को बनाया गया है, जिस स्वास्थ्य मंत्री को बनाया गया, 2 लाइन लिख नहीं सकता, देश के स्वास्थ्य कहां जा सकता है? सप्पल साहब मैं रिपीट कर रहा हूं, आप प्रवक्ता बंद कराइए। आप ना सर्टिफिकेट में डांटिए। नहीं सप्पल साहब तो प्रवक्ता इस तरह नहीं, वो आप वाली टीम के हैं भाई, इस तरह बात नहीं करता है। नहीं सप्पल साहब तो कांग्रेस के प्रवक्ता है भाई। उनियाल साहब की बात करनी। हाँ, सप्पल साहब भी कहते हैं, फिर उनियाल साहब सॉरी माफी चाहूंगा, उनियाल साहब जवाब देंगे। हम अपनी टीम में अकेले हैं, हम अपनी टीम सप्पल साहब भी कहते हैं, उनियाल साहब आप इन सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा भाई। सप्पल साहब भी आप ही के ऊपर सवाल उठाएंगे ना, उनको कह देने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दे दूंगी। उनियाल साहब प्लीज रुक जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट। मैं इनसे 1 मिनट, रूबिका नहीं, मैं बीजेपी का तो नहीं हूं ना वैसे भी। हाँ नहीं कहीं, अरे दिल तो आपका वही है ना, क्या बात कर रहे हैं आप भी? रूबिका जी, अरे आप आइए, मुखौटा लगा कर आए हैं, हिम्मत नहीं है बीजेपी के किसी को भेज दे। ओके रुकिए, सप्पल साहब कह दें अपनी बात। हाँ सप्पल साहब, अरे आपकी मुझे 30 सेकंड जरा इनकी बात का जवाब देने दीजिए, बहुत शोर मचा रहे हैं ये। मैं दूंगी, मैं 30 सेकंड का वक्त आपको दूंगी। पहले गुरदीप सप्पल अपनी बात कह दे, फिर मैं 30 + 30 1 मिनट आपको दे दूंगी, ठीक है सर? हाँ, जो बात कांग्रेस को कहनी चाहिए थी वो बीजेपी के सारे साथी लोग यहाँ भी और बाहर भी लगातार कल से कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया, थैंक यू। आप देखिए, कोविड को लेकर जितनी भी चीजें थी, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर का रोल रहा हो, वैक्सीन को लेकर सदानंद गौड़ा जी का रोल रहा हो, लेबर को लेकर रहा हो, गंगवार जी का फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो 80 करोड़ लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उसको लेकर रोल रहा हो, एमएसएमई का जो बुरी हालत है वो गडकरी जी तक से ले लिया गया। तो जितने भी सेक्टर कोविड से जुड़े थे सबके सब मंत्री हटा दिए गए। तो ये तो अच्छा किया, लेकिन सवाल जो आपने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी को उसकी जवाबदेही देनी चाहिए, जैसे कि अखिलेश जी का आपने उदाहरण दिया, जी बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे मंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत काम कर रहे थे, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये सारी पावर्स अपने पास लास्ट ईयर मार्च में 2020 में ले ली थी, और केवल 2 ही संस्थाएं थी, एक एनडीएमए, एक नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री हैं, एनडीएमए के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनके नीचे सारी चीजें फेल हुई तो कहीं तो आप प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी ना ले। मान लिया आपने कहा जी मेरे मंत्री बेकार थे, लेकिन अधिकार तो आपने सारे ले लिए थे कानून को यूज करके, तो आज उसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री जी को देनी पड़ेगी ना। ये बात हम आज नहीं कहना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है, हम आगे देखने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पुरानी बातें अगर आएंगी, आप देखिए एनडीएमए के अंदर में मार्च में 11 एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, फिर उसको 6 बनाए, एक मीटिंग नहीं हुई, एक राज्यों के साथ मीटिंग नहीं हुई, पीएम जब भी आए वीसी की मुख्यमंत्री के साथ मैंने सुना। मैं आपकी बात समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि नीति आयोग और एनडीएमए के चीफ होने के नाते ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। लोग तो ये कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि उस पार्टी को क्या हक बनता है जो अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन पाता है, ना किसी को एंट्री ना एग्जिट दिलवा पाता है,
वो आज की इस कैबिनेट बैठक पर जिस तरीके की बातें आपकी तरफ से, और ये लोग सीधे आप देखिए ना, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो यही कहा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि आज भी कांग्रेस के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, इंटरिम चुनी गई थी, अध्यक्ष हैं। तो ये कहना कि अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, हर एक पार्टी, संजीव उनियाल साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलग आज बीजेपी की बात करें, रूबिका, इसमें मैं सिर्फ 3 चीजों को बड़ी शालीनता से स्पष्ट करूंगा। अगर हम मंत्री बना आजाद, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल पर मैं आती हूँ ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी वाला जो सवाल आप ले रहे हैं उसका जवाब ले लेते हैं ना। संजीव उनियाल साहब जवाब दीजिए। पहले बात पूरी दीजिए, उसके बाद मैं 3 सेकंड में बात सिर्फ 3 चीजों को स्पर्श करना है साहब, रुकिए कि अगर हम आजाद भारत के इतिहास, रुक जाइए, आज थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो रही है। उनियाल साहब 1 सेकंड रुक जाइए। 20 मोर सेकंड्स गुरदीप जी को, 20 मोर सेकंड्स, और फिर उनियाल साहब आपके पास। अब आप देखिए कि मंत्रिमंडल में 1/4 मिनिस्टर जो है वो यूपी से ले लिए गए। 2017 में 22 मंत्री थे जब चुनाव था, आज फिर 10 रह गए, आज फिर चुनाव में 22 रह गए। तो जो आप कल से सारे चैनल में बीजेपी कह रही है कि हमने बड़ा बैलेंसिंग किया है, वो बैलेंसिंग देश के लिए नहीं किया है, वो बैलेंसिंग गवर्नेंस के लिए नहीं किया है, वो बैलेंसिंग सिर्फ चुनाव के लिए किया है। जब चुनाव आते हैं उस स्टेट के लोग आप ले आते हैं, और यही नहीं, यूपी के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए कौशल किशोर जी को बना दिया। अब आप बताइए, या तो कौशल किशोर जी योगी जी के विरोध में थे, उसको आप प्रेशर दे रहे हैं, अरे भाई गुरदीप साहब, ये तो इनके अंदर की पार्टी की बात है ना। तो यही चीज उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं वो सवाल आज मौका नहीं है ना, वरना सप्पल साहब मैं जरूर पूछती हूँ। उनियाल साहब पक्का गुरदीप साहब अब जरा जवाब दे दीजिए। संजीव उनियाल साहब 2-4 सवाल सीधे सीधे उठाए हैं, उनका जवाब। रूबिका जी मैं सिर्फ 3 चीजों को स्पष्ट करूंगा, सबके जवाब आ जाएंगे। इस 72 साल में, 52 साल में आजाद भारत में लोगों को यह आदत पड़ गई थी कि एक स्कूल ऑफ थॉट के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सिर्फ एक रिमोट से चला करते थे, उन्होंने इस तरह के डेयरिंग एक शेर को कभी नहीं देखा था जो कि अपनी टीम को एक स्पीड के साथ चलाने में विश्वास रखते हो। उन्होंने नोटबंदी का स्ट्रक्चरल डिसीजन लिया, परंतु ये लोग उसको कंप्लासेंट होते रहे, 2G 4G 5G करते रहे, 370-35 की टेम्परेरी धारा को 72 साल तक चलाते रहे, एक झटके में गिराया। अब बात करने दीजिए ट्रिपल तलाक को। एक मिनट रूबिका मुझे बात करने दीजिए। नहीं, बात तो मैं करने दूंगी, लेकिन नोटबंदी से हुआ क्या ये तो बता दीजिए ना। कभी संतोष नहीं है, आपकी बात को मैंने लगातार सुना है, आप बेहार दहाड़ते रहे थे। रूबिका इन सबको चुप कराइए, मुझे आप 30 सेकंड का टाइम दीजिए, उनके पास 30 सेकंड नहीं है मुझे सुनने के लिए। अच्छा, ट्रिपल तलाक का वो एक डिसीजन अपने आप में लिया, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन दिलवाया, और गलवान घाटी में उन चाइना के जवानों को यू टर्न लेके वापस भगाया अपनी परिधि में। एक बार ऐतिहासिक डिसीजन। आज ऐसे ही डेयरिंग व्यक्ति का ये डेयरिंग डिसीजन अपने कैबिनेट को ऐसे जबरदस्त तरीके से, जो इस देश के साथ, इसकी ग्रोथ के साथ, इसकी डेवलपमेंट के साथ, इसके विकास के साथ ग्रो नहीं कर पाएगा, वैसे मिनिस्टर्स को मनमोहन सिंह की तरह इन लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। ये सुन ही नहीं सकते रूबिका, ये सुन ही नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते आपको पता है? क्योंकि जो इस देश के विकास के साथ, इस देश के डेयरिंग नेता की स्पीड के साथ और इस देश की डेवलपमेंट के साथ नहीं चल पाएगा मिनिस्टर, उसको मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की तरह टॉलरेट नहीं किया जाएगा। 2G 4G जीजा जी, अरे एक पार्टी को चुनने ना वाले ये लोग मृत्युंजय तिवारी, संजीव उनियाल स्क्रीन पर कुछ कहना चाह रहे हैं। वाले को ऐसे सशक्त व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो संगठन के माध्यम से किस दिशा तक इस देश को लेकर जा सकते हैं। अभी आने वाले 3.25 साल में और दर्द होने वाला इन लोगों को, और इस देश के 100 करोड़ लोगों को होने वाले हैं। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहली बात, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन। शोर मचा लेने से, झूठ बोलने से जातिवाद, समाजवाद और ज्योग्राफिकल स्टेट को आप अपडेट नहीं कर सकते। क्या क्या इतने सालों में इस देश को किस गति से कहां तक पहुंचा देने वाली इस मोदी गवर्नमेंट ने ये डेयरिंग डिसीजन लिया। He leads from the front. मोदी leads from the front. चुपचाप बैठ के रिमोट में घर बैठ के काम नहीं करते हैं। आज देखिए देश की प्रगति, 5 मुस्लिम 7 मुस्लिम कंट्री ने बेस्ट सिविक अवार्ड दिया इस व्यक्ति को, और आज देखिए कोविड में वो थाली के बजाने से लेके घंटी के बजाने तक से कनेक्टिविटी देश के हर नागरिक के साथ करना, और
इंडिजिनस 2 नहीं 3 वैक्सीनेशन का निर्माण। आज कोवैक्सीन साइट का सबसे ज्यादा लोगों के पास अप्रोच है। 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को 33 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की सारी डेवलप्ड कंट्रीज वैक्सीनेशन में बहुत पीछे रह गई हैं। ये क्रेडिट सिर्फ इस व्यक्ति को जाता है जिसने देश को कहां से कहां पहुंचाया। क्या तुम सोच सकते थे कोविशील्ड इंडिजिनस बनके जिस देश के साथ डेवलप हो सकता है? क्या तुम सोच सकते थे कि कोवैक्सीन और आपके इस देश के लोगों के साथ डीआरडीओ ने एक दवाई बना के दिखाई? आपने डीआरडीओ को दबा रखा था, आपने पूरी मिलिट्री को दबा रखा था। संजीव उनियाल सर, आपने जितनी भी बातें की, ओके मृत्युंजय जी एक सेकंड, गुरदीप सप्पल कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरदीप सप्पल और उसके बाद राजीव रंजन जी। हाँ गुरदीप सप्पल, सुना आपने क्या कह रहे थे संजीव उनियाल साहब? जिसमें तमाम खूबियां गिनाई जिसको जनता की नजर में फेलियर रहे। आज 7 साल हो गए, आपकी सरकार जो है जितना 70 साल में बना था उसको बेचने में लगी है और खत्म नहीं हो रहा है। तो दबंगई और बुद्धिमानी का फर्क जो है वो आप देखिए। ये स्ट्रॉन्ग टीम दबंग वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा जीरो मिला है उस सेटबैक से। हार जीत और देश के लिए क्या पैरामीटर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रशंसा का? तो आप तो 7 साल तक हार रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी का क्राइटेरिया सक्सेसफुल उसका किस स्टेट पे राज है, वो जीती है या हारी है, ये क्राइटेरिया होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अपना हाशिए पे जाना आपको सोचना चाहिए। वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा सिफर है, उस सेटबैक से निकलिए, कुछ खड़े होइए। आप ये बताइए कि पार्टियों के साथ हाथ फैलाते हैं, हमारे साथ गठबंधन कर लो। हर चीज को तबाह किया है। पॉलिटिकल पार्टी को कैसे जांचा जा सकता है? एकदम तबाह किया। नोटबंदी को जांचने के लिए एग्जाम होता है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की सक्सेस को नापने के लिए इलेक्शंस होते हैं। हर चीज में ये बताइए मोदी जी ने तबाह करने वाले कड़े पार्टी की सक्सेसफुल को कैसे नापा जा सकता है? क्या बैरोमीटर है उसका? बुखार को नापने का बैरोमीटर थर्मामीटर है, एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम है, इसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी वो सबने सुन लिया, उनियाल साहब सुन लिया। अब तो हमको याद भी हो गया है भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जांचने का एक ही फॉर्मूला है कि वो उस राज्य में जीतती है कि हारती है। ये सबने सुन लिया, हमने सुन लिया। सवाल ये बताइए कि 7 साल में बनाया क्या है भाई? बेचा सब कुछ है, बनाया क्या है? बर्बाद सब कुछ किया है, क्रिएट क्या किया तो बताइए। नोटबंदी की थी ना, बोला था कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, कैशलेस 60% इकोनॉमी में क्या बनाया? संजीव उनियाल साहब क्या बनाया इन 5 सालों में? क्या बनाया? हटाना मिटाना ये बहुत आसान है। पाकिस्तान हमारी तरफ आंखें से नहीं देख सकता, आंख उठा के। आज चाइना हमसे नीचे होकर बात करता है। आज इंडिजिनस वैक्सीनेशन, जब आपने चेचक के, डिप्थीरिया के और पोलियो के इंजेक्शंस जब डेवलप्ड कंट्रीज के 15 साल हो गए थे तब आपने वैक्सीनेशन शुरू कराए थे। पर आज 37 करोड़ लोगों को इंडिजिनस वैक्सीनेशन लग चुका है। आज कोविड की पर लाख की जो मृत्यु दर थी, मोर्टेलिटी रेट, अगर उसमें आप देखेंगे तो 130 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से पर कैपिटा अगर मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो सबसे कम है हिंदुस्तान का। गुरदीप सप्पल 2 सवाल पूछ रहे हैं। यूएई के शेखों की मदद क्यों नहीं सीमा पे शांति करने के लिए? आज तक तो भारत सरकार कभी शेखों के आगे नहीं झुकी थी। यूएई और कतर के शेखों को किसने इन्वॉल्व किया 6 महीने पहले? इनकी सरकार ने किया है ना। और वैक्सीन की बात, देश में वैक्सीन बनना तब शुरू हो गया था जब मोदी जी टीनेजर थे। मैं समझ नहीं पा रही, जब फ्रेंडली हो एक कम्युनिटी के साथ तो आपको दिक्कत, ना हो तो आपको दिक्कत। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री क्यों बढ़ाई उन शेखों के साथ? ये नहीं बोला। आप जो इतना बोल रहे हैं, कभी भी किसी दूसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ बातचीत में नहीं रहा है। मैत्री बढ़ाने पे हम साफ हैं, लेकिन आप दूसरी कंट्री को बुलाकर अगर सीज फायर के लिए तैयार करवाएंगे, मध्यस्थता कराएंगे तो उसके हम खिलाफ बोलेंगे ना। उनियाल साहब उसके खिलाफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से फंड्स लेते हो। अरे आपको ध्यान है वो वीडियो जिसमें कि माँ बेटे जो है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से फंड ले रहे हैं? बताइए। अरे आप क्या खा के बात करोगे? शर्म आती है लोगों को कांग्रेस के बात कहते हुए। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से फंड्स लेते हो आप लोग, अभी सारे बेल पर हो, एक पार्टी के अध्यक्ष को चुन नहीं सकते हो। क्या बात करते हो? यहाँ एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बना के और ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ओके आप दोनों का टाइम पूरा। राजीव रंजन जी
राजीव रंजन जी और फिर राजीव राय। ओके, गुरदीप सप्पल के सवालों का जवाब देंगे आप या आज बीजेपी से रूठे रहेंगे? राजीव जी ठीक है, गुरदीप सप्पल साहब ठीक है, समझ गया। हाँ राजीव जी। रूबिका जी, हाँ, आपके साथ काफी लंबे समय से मैं सोच करता रहा। मैंने एक बात कही है और ये पूरी तरह से मेरी निजी और व्यक्तिगत टिप्पणी है। मैं उस टिप्पणी पर कायम हूं और इसकी वजह यह है कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। इस पैनल में बैठे लोग भी जाति, धर्म और संप्रदाय की भूमिका को राजनीति में नकार नहीं सकते। योग्यता कसौटी होनी चाहिए, अयोग्य लोगों की विदाई होनी चाहिए, लेकिन अगर समुदाय, जाति अहम है तो उनकी भागीदारी दूसरे लोगों के जरिए भी आप करा सकते हैं। मेरा सवाल बस इतना है, ठीक है, कि राजीव जी, मुझे अब मैं ये समझ गई हूँ कि आप ये सोच कर आए थे कि आज इस बात को मैं देश के सामने रखूंगा, इसीलिए शुरुआत भी आपने उसी बात से रखी और अंत भी आप उसी पर कह रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल जानबूझ करके मैंने ये बातें कही है। नहीं, और मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैंने राजीव जी पूरा मौका दिया, अपनी असहमति जताते हुए आपको पूरा मौका दिया। लेकिन आज जो सप्पल साहब कह रहे हैं कि ये देश जो है वो एक तरीके से नर्क बन गया है सरकार की नाकामियों की वजह से। मैं सारी चीजों का लबाव इस एक सेंटेंस में डाल रही हूँ। मैं चाह रही हूँ आप इस पर जवाब दें। एक सेकंड राजीव राय साहब। इनकी बातों से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। इस सरकार ने 7 वर्षों में कायाकल्प किया है। अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन असाधारण परिस्थितियां आज पूरे विश्व को देखनी पड़ रही है। भारत ने बेहतर प्रबंधन के जरिए उन समस्याओं पर जीत हासिल की और हम एक बेहतर स्वर्णिम भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस तरह के बयानों का कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस को बयानों के जरिए ही सियासत करनी है। ठीक है सर। राजीव राय जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, उन्हें भी समाजवादी पार्टी की ओर से यही कहना है, लेकिन जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को अगर सर मेरे पास वक्त नहीं है, गुरदीप साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मृत्युंजय भी कुछ कहना चाह रहे हैं और मुझे यकीन है राय साहब भी कुछ कहना चाह रहे होंगे, लेकिन मेरे पास मैं वाकई अपने वक्त की जो सीमा उसे भी क्रॉस कर चुकी हूँ। हम आगे, अभी तो बहस होगी ना, अभी तो लंबी बहस चलने वाली है। बस आपको लगातार जो आप बातें कह रहे हैं उस पर टिके रहना होगा, तभी जाकर आगे ये बहस सार्थक हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब ये नए चेहरे हिंदुस्तान की नई तकदीर में कितना योगदान करते हैं, आज से गिनती शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।